सो नया टॉपिक चालू करते हैं। फर्स्ट लेक्चर नंबर 7 होगा शायद ये हमारा सेकंड थर्ड चैप्टर्स का। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर वैसा कुछ आईएमपी टॉपिक नहीं है। ऑलरेडी जो 2-3 फॉर्मूलास डेरिवेशंस करने थे वो आप 10th में सीख चुके हो और बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके, लेकिन करा देता हूँ, टेक्स्ट बुक में दिया है इसलिए, अदरवाइज ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट इतना टॉपिक आईएमपी नहीं। हाँ, लेकिन उसके बाद का जो आज का मेन टॉपिक है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होगा, जो है सेल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। सेल ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। ओके, सो इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर क्या है, तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक चीज सिखाने का चाहता हूँ कि समझ लो कि मेरे पास दो पॉइंट है। ये दो पॉइंट है ए एंड बी। अब ये दो पॉइंट जैसे कोई सर्किट के या फिर बैटरी के कोई पॉइंट हो सकते हैं। दोनों पॉइंट के पास उसका खुद का पोटेंशियल है VA एंड VB। इफ वी एज्यूम दैट द VA इज ग्रेटर देन VB, जैसे हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि A पे हाई पोटेंशियल है तो करंट का फ्लो होगा, आपको पता है, इस साइड पे। एग्जांपल फॉर, अब समझ लो कि करंट पास हो रहा है, इसके बाद में दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब पॉजिटिव होगा यानी कि VA इज ग्रेटर देन VB होगा, यानी कि डेल्टा V ग्रेटर देन 0 है, तब करंट पास हो रहा है A टू B। अब क्यों चेंज हुआ? क्योंकि इट मे बी अफेक्ट द पोटेंशियल डिफरेंट, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी दो पॉइंट के बीच में यदि पोटेंशियल का डिफरेंट है तो करंट पास हो सकता है। ओके, ऑटोमेटिकली करंट पास हो जाएगा। अब समझ लो कि ये करंट को यहां से यहां पहुंचने में डेल्टा टी जितना टाइम लगता है, कितना? डेल्टा टी जितना टाइम लग रहा है, तो समझ लो कि टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज विच इज पास फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी तक पहुंचने में जो टोटल चार्ज है वो कितना होगा? तो चार्ज का फॉर्मूला आपको पता है, आई इंटू टी करंट, आई इंटू डेल्टा टी यानी कि टाइम। तो हम ऐसे ले सकते आई इंटू डेल्टा टी मीन्स व्हाट? द डेल्टा क्यू चार्जेस इज पास फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यानी कि ए से बी तक ये जो चार्ज है डेल्टा क्यू वो पास हो रहा है। अब समझ लो कि वह खुद तो पास होगा नहीं, तो इसलिए हमें क्या चाहिए? कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। समझ लो कि ए पॉइंट पे ये जो चार्ज है उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी यूए, एंड बी के ऊपर पॉइंट पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी थी यूबी। सो पोटेंशियल एनर्जी का जो डिफरेंट जनरेट हुआ डेल्टा यू, जिसकी वजह से यूबी माइनस यू ऐसा हम लिख सकते हैं। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंट जनरेट हुआ जिसकी वजह से क्या होगा? चार्जेस ए से बी तक पहुंचेगा। अब समझ लो कि U, आपको पता है U यानी कि Q इंटू V होता है। तो चार्ज तो हमारे पास है ही, डेल्टा Q चार्ज तो है ही हमारे पास, तो पोटेंशियल का डिफरेंस कितना होगा? तो पता है आपको, VB माइनस VA। ध्यान रखो V और U, ये U है पोटेंशियल एनर्जी और ये है V पोटेंशियल। ओके, तो इतना चेंजेस हुआ पोटेंशियल एनर्जी में। अब कौन बोल सकता है ये जो एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? गिव मी आंसर बच्चों, पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? सर नेगेटिव नेगेटिव वेरी गुड। नेगेटिव सर। पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंजेस वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां से यहां पहुंचेगा तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्यों? अब वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? कौन बोल सकता है? ये जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुई यानी कि कम हुई, वो किस में कन्वर्ट होगी? थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्जेस। ओके, वो कन्वर्ट हुई काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी का भी यही फॉर्मूला बनेगा क्योंकि उसमें ही कन्वर्ट हो रही है। लेकिन ये जो होगी, ये सॉरी VB आएगा और ये VA आएगा। लेकिन ये जो डेल्टा K है, एक मिनट, ये जो डेल्टा K की वैल्यू है, ये जो हमें मिली, वो एक्चुअली ग्रेटर देन 0 होगी। क्यों? देखो बच्चों, क्या हो रहा है? A के पास पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम है। तो धीरे 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 क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी जो है वो धीरे 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 कम होती जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी? कम ऑब्जेक्ट की हो जाएगी, और वो एनर्जी हो जाएगी चेंजेस काइनेटिक एनर्जी में। दैट मींस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। तो ऐसे बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी थी चार्जेस की, वो कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में।
क्लियर, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सभी को? ये जो पोटेंशियल एनर्जी sir. थी वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। अब हम बात करेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जब होता है कि जैसे ए से पॉइंट बी तक चार्जेस पास हो रहा होता तो बीच में काफी सारे कोलिजन्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हीट एनर्जी भी जनरेट होती है। और वो हीट एनर्जी यानी कि ऑब्जेक्ट को यहाँ से यहाँ पहुंचने में जो वर्क करना पड़ेगा, वन टाइप ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो वर्क कितना होगा? तो वर्क होगा, आपको पता हो, यदि कोई बोल सकता है क्या होगा? ये जो वर्क है वो कितना होगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यस। दूसरा, या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हम अभी ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लगा देते, डेल्टा क्यू वीबी माइनस वीए। अब देखो Q की जगह ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ हमने ऑलरेडी एक फॉर्मूला डिराइव किया था, डेल्टा Q की जगह क्या लिख सकते हैं? I इंटू डेल्टा T लिख सकते हैं कि नहीं? Yes sir. ये हुआ आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो किसमें कन्वर्ट हुई? वर्क के अंदर, जो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? वर्क के अंदर। अब देखो पावर का हमें फाइंड करना है। एनर्जी क्लियर हो गई, क्लियर एनर्जी। अभी टॉपिक क्या था? इलेक्ट्रिक एनर्जी एंड पावर। अभी हमने एनर्जी के बारे में बात कर ली, ओके, जो एनर्जी का फॉर्मूला भी हमने डिराइव किया। अब हम बात करेंगे पावर की। बोलो पावर का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क का फॉर्मूला है आई डेल्टा टी वीबी माइनस वी ए, वीबी माइनस वी ए, जिसको हम अभी वी लिख देते हैं, डेल्टा वी या वी लिख सकते हैं, ओके, अपॉन डेल्टा वी, यानी कि क्या है पता चल गया ना, वीबी माइनस वी ए को हम वी लिखते हैं अभी। तो डेल्टा टी हो जाएगा कट। तो पावर का एक फॉर्मूला मिला, P इज इक्वल टू I इंटू वी, अदरवाइज वी कैन राइट एज P इज इक्वल टू V इंटू I। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ऑलरेडी आगे सीख चुके, यही फॉर्मूला है। इसमें कोई डाउट? इस पावर का ये फॉर्मूला डेरिवेशन। अब पावर का दूसरा फॉर्मूला है, यदि V की जगह में IR लिखूं, ये जो V है इसकी जगह लिख सकता हूं ना IR, तो आंसर आएगा I स्क्वेयर R। यदि 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होगे तो 10th स्टैंडर्ड में इलेक्ट्रिसिटी वाले टॉपिक के अंदर ये डेरिवेशन सीखे होगे आपने। और नया फॉर्मूला है, कौन बोल सकता है कैसे बनेगा? दूसरा एक फॉर्मूला बनाना है इसमें से। जैसे मैंने यहाँ V की जगह IR लिखा, I की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? I की जगह V बाय आर। V अपॉन R, तो V बाय R, तो V स्क्वेयर अपॉन R। तो काफी सारे फॉर्मूला बनेगी, डिपेंड्स कि आपको कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। अब प्रॉब्लम्स क्या होगा पता है, काफी सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है कि कौन से केस के अंदर कौन सा फॉर्मूला यूज करे। जब सीरीज कनेक्शन हो, याद रखो, जब सीरीज कनेक्शन हो तब ये फॉर्मूला डालना है, और पैरेलल कनेक्शन हो तो जनरली ये फॉर्मूला डालना होगा। फिर भी आपको ये जो क्वेश्चंस होगा उसके अंदर डिटेल्स में दी होगी, सारी डिटेल उसके हिसाब से आप डिराइव कर सकते हो, डेटा भी इसी हिसाब से दिया होगा। लेकिन जब आपके पास V और I दोनों हो, अब आप कंफ्यूज हो जाओ कि कौन सा फॉर्मूला डाले, तो आप अपने हिसाब से ये जो हिंट मैंने दी सीरीज और पैरेलल की, ऐसे डाल सकते हो। तो P के हमने 3 फॉर्मूला निकाले, एक P इज इक्वल टू V इंटू I, P इज इक्वल टू I स्क्वेयर R, और P इज इक्वल टू V स्क्वेयर अपॉन R। क्लियर? ये हो गया हमारा पावर का टॉपिक, ओके। पावर के 3 फॉर्मूला और एक हमने एनर्जी के रिगार्डिंग डेरिवेशंस किया। देखो यहाँ आपको खाली ये जो फॉर्मूलाज हमने 3 डिराइव किए ना, P इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर आर एंड वी स्क्वेयर अपॉन आर, वही इंपॉर्टेंट है। आगे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी एग्जाम में आने का चांसेस नहीं है, लेकिन खाली कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए ही मैंने ये टॉपिक समझाया था। अब काफी बार मैंने देखा है कि गाला के असाइनमेंट जनरली आते हैं, ओके, मार्वल जैसे गाला के असाइनमेंट आते हैं। मार्वल सर पता नहीं, शायद मार्वल में देखा था, एक क्वेश्चन था कि हाउ इज पावर ट्रांसमिट फ्रॉम पावर स्टेशन टू होम थ्रू आउट द 100 माइल, यानी कि एक 100 माइल दूर, काफी सारे दूर होने के बावजूद ये जो पावर स्टेशंस होते, यहाँ से वो वायर कनेक्शंस करके हमारे घर पे कैसे पहुंचाते हैं, ओके। तो ये क्वेश्चन जनरली आता है काफी बार। तो ये पावर लॉस कितना होता है ऐसा भी पूछ सकते हैं, पावर लॉस इन ट्रांसमिशन ऑफ पावर फ्रॉम पावर स्टेशन टू होम और योर ऑफिस और इंडस्ट्री, ओके। तो काफी सारे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पावर लॉस
ओके, तो ये क्वेश्चंस होगा, मैंने पैम्पलेट्स बनाए, इसके अंदर लिखा है क्वेश्चंस, अपने हिसाब से आप रीड कर लेना, इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन है, रीड कर रहा हूँ मैं, लिख नहीं रहा हूँ। हाउ इज पावर ट्रांसमिट फ्रॉम पावर स्टेशन टू होम? चलो लिख ही देता हूँ। हाउ इज पावर ट्रांसमिट फ्रॉम, हाउ इज पावर ट्रांसमिट फ्रॉम पावर स्टेशन टू होम, ऑफिस और इंडस्ट्री। ओके, योर सोसाइटी, ऐसा भी कुछ भी चेंजेस हो सकता है। चलो, है किसी को कोई आइडिया कि क्या इंक्रीज करके पावर को यहां से यहां पहुंचाते हैं? क्योंकि करंट इंक्रीज करते। दूसरा कोई? दूसरा कोई? रेजिस्टेंस कम करके। रेजिस्टेंस तो कम कैसे हो सकता है बेटा? जो हमने वायर लिया है, रेजिस्टेंस यानी कि क्या, कि जो वायर लिया है वो, अब वायर को एक लिमिट होती है, उससे पतला तो कर नहीं सकते, और जो डिस्टेंस है उसके लिए जो वायर यूज करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि चलो हवा में मैंने करंट को पास कर दी, वायर तो यूज करना ही पड़ेगा। ये जो वायर है वो रेजिस्टेंस तो क्रिएट करने ही वाला है, और रेजिस्टेंस क्रिएट होगा तो हीट लॉस, पावर लॉस, सब कुछ होने वाला है। लॉस तो होगा, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम कम लॉस कैसे हो उसके ऊपर फोकस करना है। चलो कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। पावर लॉस कितना होगा उसके रिगार्डिंग फॉर्मूला डेरिवेशन है। पावर का एक फॉर्मूला था, ये है पावर लॉस। ये रेजिस्टेंस जो हमने यूज किया, जिसका रेजिस्टेंस हम ले लेते आरसी, तो P इज इक्वल टू फॉर्मूला है, याद हो तो आई स्क्वेयर आर, याद है? अभी हमने डिराइव किया आगे, P इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर। अब I इज इक्वल टू ऐसे लिख सकते हो P बाई V, क्योंकि आपको पता है P इज इक्वल टू V इंटू आई, तो I को मैं मेन बना लू, तो I इज इक्वल टू P अपॉन V लिख सकता हूँ कि नहीं? यस और नो? तो I इज इक्वल टू P बाई V मैंने लिख लिया, समझ लो कि P अपॉन V। अब बोलोगे सर ये P और ये PC में क्या डिफरेंट है? पता है आपको? अभी मैंने बोला था, ये टोटल पावर है जो यहाँ करंट को मिल रहा है, और ये है पावर लॉस, जो पावर यहां से ए से बी तक पहुंचने में जो लॉस हो रहा है पावर का, वो इसका फॉर्मूला है। समझ में आ रहा है बच्चों? हम यहाँ टोटल पावर जो यहाँ हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसका फॉर्मूला नहीं डिराइव कर रहे, तो हमारे पास ये टोटल पावर का तो फॉर्मूला था ही। ये हम फाइंड करने वो पावर लॉस जो ट्रांसमिशन में वेस्ट होता है। अब हम सोल्व करेंगे तो पी स्क्वेयर आर सी अपॉन वी। हमारा कंट्रोल आर के ऊपर और पी के ऊपर नहीं, क्योंकि पावर तो हम जो प्रोवाइड करेंगे जिस हिसाब से पावर स्टेशन होगा, जैसे पावर जो होता है वो जनरली क्या होता है, फिक्स होता है। पावर रेटिंग आपको पता है ना, पावर रेटिंग लिखा होता है, वो फिक्स रहता है। रेजिस्टेंस, तो वो रेजिस्टेंस वो हमारे हाथ में है नहीं। हम अब पावर लॉस फाइंड कम करने में क्या चेंज कर सकते हैं, वी, यहाँ वी स्क्वायर आएगा, सॉरी। तो पावर लॉस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर। मीन्स व्हाट, यहाँ यदि हम वोल्टेज इंक्रीमेंट करते, यदि हम वोल्टेज इंक्रीमेंट करते तो पावर लॉस क्या हो जाएगा, कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स व्हाट, जो करंट, जो वोल्टेज, जो इलेक्ट्रिक वायर जो होते हैं, जो हमारे घर पे आते हैं, यहां से यहां पहुंचाने में कम से कम पावर लॉस हो, उसके लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम वोल्टेज रखते हैं। समझ में आ रहा है? हाई वोल्टेज, ऐसा अभी कभी भी आप जैसे वायर पास हो रहे होते हैं ना आपके सोसाइटी के अगल बगल में या कहीं भी, तो इसमें लिखा होगा डेंजर जोन या फिर हाई वोल्टेज सिग्नल। क्यों? क्योंकि जो वायर, दो वायर नहीं होते, आपको काफी देखा होगा आपने शायद, तो वो दो वायर में जो करंट का फ्लो, जो वोल्टेज होता है एकदम हाई होता है। क्यों? उसका रीजन क्या है? तो फर्स्ट थिंग्स मैं आपको वो समझा रहा हूँ, क्योंकि समझ लो मेरे पास दो बीकर है, मैंने वोल्टेज की जो डेफिनेशन समझाई थी वही डेफिनेशन इसके अंदर आपको समझा रहा हूँ। अभी यहाँ से समझ लो कि ओपन है, मैंने क्लोज कर दिया लेकिन ओपन है, ऐसे समझ लो। अब समझ लो यहाँ पानी है और यहाँ पानी है, तो पानी का यहाँ तक पानी भरा हुआ है, तो पानी का फ्लो ज्यादा होगा कि कम होगा? बोलो चलो जल्दी बोलो। यहाँ ये लेवल तक पानी है, यहाँ ये एग्जिट लेवल तक पानी है,
तो पानी का फ्लो यहाँ से यहाँ हाई स्पीड में होगा कि लो स्पीड में होगा? हाई स्पीड। कहाँ से हाई स्पीड होगा? डिफरेंट ही नहीं है ना, लो स्पीड होगा। स्पीड लो होगी। अब समझ लो कि यहाँ पानी इतना भरा हुआ है खाली, और यहाँ पानी है यहाँ तक भरा हुआ। अब क्या होगा? हाई स्पीड। हाई स्पीड मीन्स व्हाट? मुझे यहाँ से यहाँ हाई स्पीड में यदि करंट पहुंचाना है तो ये दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल मुझे ज्यादा रखना पड़ेगा। आवाज अपनी म्यूट रखो प्लीज, जिसकी भी आवाज म्यूट नहीं है प्लीज म्यूट कर दो। तो क्लियर हो गया कि नहीं कि यहाँ से यहाँ पहुंचाने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम वोल्टेज जरूर पड़ेगी। इसीलिए कोई भी सोसाइटी में ट्रांसफॉर्मर रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो पावर स्टेशन से हमारे घर पे पावर आ रहा है वो हमारे लिए कोई भी काम का नहीं, क्योंकि वो बहुत हाई वोल्टेज का पावर होता है। यदि हम डायरेक्टली अपने घर के अंदर ले तो सारे डिवाइस उड़ सकते या हर्ट हो सकते, यानी कि कुछ भी हो सकता है, घर के अंदर आग लग सकती है। इसलिए वो पहले क्या करते हैं, जो पावर स्टेशन से पावर आ रहा होता है, जो सोसाइटी के अंदर एक ट्रांसफॉर्मर रखा होता है, जो ट्रांसफॉर्मर काम करता है पावर को लो करने में, सॉरी वोल्टेज को लो करने में, और बाद में हमारी सोसाइटी में वो अप्लाई करता है, सबमिट करता है या ट्रांसमिट करता है। समझ में आ रहा है कि वो पावर स्टेशन की जरूरत क्यों पड़ी? सभी डाउट, सॉरी सारे स्टूडेंट्स को डाउट क्लियर है कि क्यों? Yes, sir. Yes, sir. देखा है ना ट्रांसफॉर्मर हमारे, जैसे आपके क्लासेस के नीचे ही ये देखा होगा, तो वो भगवती हार्डवेयर के सामने एग्जिट कॉर्नर में क्यों रखना पड़ता है? क्योंकि यहाँ से जो वोल्टेज आ रहा है बहुत हाई होता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पहुंचाने में कम से कम पावर का लॉस हो और मैक्सिमम इजीली पहुंच पाए, इसलिए वोल्टेज को हाई रखना पड़ेगा। लेकिन वो हाई वोल्टेज हमारे जो डिवाइस वो चल नहीं पाएगी, इसलिए उसके यहाँ से क्या कर देंगे, वोल्टेज को वो लो करके स्लो करके बाद में हमारे पास प्रोवाइड करते। क्लियर? कोई डाउट किसी को? No, sir. ये टॉपिक No, में sir. पक्का ना कोई डाउट नहीं है? No, sir. तो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। सबसे अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैसे, सेल, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। आईएमपी टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काफी सारी चीज नई सीखने को मिलेगी आपको इसके अंदर। पहले हम सेल के बारे में बात करते हैं। सेल देखा होगा आपने, पहले तो जो वो सेल होता है, पेंसिल सेल या फिर ऐसे कुछ सेल जो हम यूज करते हैं, वो भी एक सेल है। बैटरी आपने देखी होगी, याद हो तो। सेल और बैटरी एक ही हो, ऐसा कुछ अलग मत समझना। बहुत ज्यादा सेल हो गए तो बैटरी बन जाएगी। तो अभी हम ये छोड़ के सिंपल सी बैटरी का हम एक्सप्रेशन करेंगे कि बैटरी के अंदर आपको पता हो तो क्या होता है, दो टर्मिनल होते हैं, इलेक्ट्रोड जिसको बोलते हैं, या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा होता है। बीच में क्या होता है, कौन बोलता है? बोलो बोलो जल्दी, पता ही आपको, आंसर दो। क्या होगा यहाँ? मानव क्या होगा? ये जो लिक्विड है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। अरे यार 12th के स्टूडेंट हो यार, केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो सब कुछ। Yes, sir. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। और इसको बोलेंगे, ये जो रोड से उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड, जिसको हम एनोड एंड कैथोड बोलते हैं। ओके, तो पहले हम सेल की बात करेंगे, बाद में आगे के टॉपिक कवर करेंगे। सेल है क्या? कौन बोल सकता है? चलो, सेल क्या करता है? ये सर्किट के अंदर सेल या बैटरी की जरूरत क्यों पड़ी? अभी बैटरी भी समझ लो साथ में, तो क्लियर कॉन्सेप्ट रहे। व्हाई वी नीड बैटरी इन इलेक्ट्रिक सर्किट? गिव मी आंसर, जल्दी फास्ट आंसर दो यार। 8th 7th वाले 9th वाले अच्छे से आंसर दे रहे हैं आपसे। तो बैटरी की जरूरत क्यों पड़ी सर्किट के अंदर? करंट पास करने के लिए। दूसरा, ऐसा तो क्या करता है बैटरी की करंट पास होने लगता है जब बैटरी लगाने से? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट। क्या जनरेट होती है? इलेक्ट्रिसिटी। आवाज आपकी कट होके आ रही, मेरी आवाज अच्छी आ रही है? देख लो तो कंफर्म कर लो। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कैसे हुई? बैटरी ने ऐसा तो क्या काम किया कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो? इलेक्ट्रॉन फ्लो होना स्टार्ट हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्लो क्यों होना स्टार्ट होते हैं? फाइनली आपको आंसर में पूछ रहा हूँ, आप घुमा घुमा के वही क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो।
due to सर difference सर्किट in the कंप्लीट हो जाता है। potential. सर्किट कंप्लीट होती है, सर्किट कंप्लीट तो खाली दो वायर को कंप्लीट ज्वाइन करने से भी सर्किट कंप्लीट होती है क्या? व्हाई देयर इज नो एनी करंट फ्लो इन द सर्किट, कि खाली दो वायर को ज्वाइन कर दिया, क्लोज सर सर्किट वोल्टेज हो गया, डिफरेंस था એટલે वोल्टेज डिफरेंट जनरेट होगा। और वोल्टेज डिफरेंट क्यों जनरेट होगा वो आप समझना इस चैप्टर के अंदर। ओके, फाइनली है सेल क्रिएटेड द वोल्टेज डिफरेंट। काफी सारा माइंड्स में क्या होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स को पता है, जैसे समझ लो कि मेरी ये सर्किट है, बल्ब लगाया हुआ है, की है, बैटरी है, अब क्लियर। अब काफी सारे माइंड में क्या होता है कि बैटरी के अंदर थाउजेंड्स करोड़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से उसको प्रोवाइड करेंगे और यहाँ यूज हो जाएंगे। जब इलेक्ट्रॉन खाली हो जाएंगे तो बैटरी डिस्चार्ज होगी। ऐसा होगा 90% स्टूडेंट्स के माइंड में यही होगा। सही है कि नहीं? सही है ना? कितने स्टूडेंट्स के माइंड में ऐसा था कि ये बैटरी का काम होता है चार्ज अप्लाई करना, चार्ज क्रिएट करना, वो चार्ज क्रिएट करती है और चार्ज जनरेट होके वो घूमता रहता है। यहाँ से चार्ज दिया, 100 इलेक्ट्रॉन दिए, बाद में दूसरे 100 इलेक्ट्रॉन दिए, ऐसे काफी सारे इलेक्ट्रॉन वो प्रोवाइड करती है और यहाँ बल्ब जलता है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारे माइंड में ऐसा ही था, आपके माइंड में भी ऐसा हो, क्योंकि मैं जब पढ़ता था तब मेरे माइंड में भी ऐसा ही था कि ये काम ऐसे करते हो। जब ये टॉपिक समझाया सर ने तब पता चला कि ऐसा कुछ होता है। पहली चीज तो इतना माइंड में डाल दो, सेल की डेफिनेशन हम दे देते हैं, बाद में आगे की बात करेंगे। ओके, तो थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको वो भी क्लियर हो जाएगा कि सेल इज वन टाइप ऑफ द डिवाइस which is maintain the steady current in electric circuit. It is a simple device. It is a simple device which जो क्या कर रहा है, maintain a steady current। मैंने आगे के टॉपिक में आपको सिखाया था कि करंट स्टेडी क्यों जनरेट कर रहा है, which maintain a steady current in an electric circuit। ओके, डेफिनेशन क्लियर है सभी को? यस बोलो तो मैं आगे बढ़ू। Yes, यस sir. सर Yes, sir. इट इज अ डिवाइस विच मेंटेन द स्टेडी करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। वो करंट को स्टेडी कर रहा है। देखो आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था कि करंट के अप्लाई करने से सारे इलेक्ट्रॉन इस साइड आ जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, इंटरनल फील्ड जनरेट होगी, वो एक्सटर्नल फील्ड से इक्वल हो जाएगी, बाद में करंट का फ्लो बंद हो जाएगा। याद है आगे के टॉपिक? Yes, sir. अब हमने देखा Yes. था कि करंट का कंटिन्यूस फ्लो करने के लिए वी नीड द बैटरी, वी नीड द सेल। अब सेल का मैकेनिज्म क्या है वो अब समझते हैं। ओके, तो पहले तो सेल के अंदर क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो हमने ऑलरेडी मैंने बताया था, इट हैज 2 इलेक्ट्रोड। ओके, 2 इलेक्ट्रोड है, बेसिक डेफिनेशन है। दूसरा क्या होता है, इट प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो क्या कर रहा है सेल, क्या कर रहा है, एनर्जी दे रहा है, वो चार्जेस नहीं दे रहा है। ध्यान रखो, सेल जो है वो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा है, इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे, यानी कि चार्ज को मूव करने में यूज होता है, चार्ज जनरेट करने में नहीं। समझ में आ रहा है? थोड़ा कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट है, शायद ना समझ में आए तो बोलते रहना मुझे। क्लियर है ना ये कि बैटरी का मेन कॉन्सेप्ट sir. क्या, कि इट क्रिएट एनर्जी, इट क्रिएट एनर्जी टू मूव द चार्जेस, नॉट द चार्जेस। यानी कि वो चार्ज नहीं जनरेट कर रहा है, वो क्या जनरेट कर रहा है, एनर्जी जनरेट कर रहा है, जिसकी वजह से चार्ज मूव हो रहा है। ओके, तो ये क्लियर होना चाहिए माइंड के अंदर। पॉजिटिव नेगेटिव रोड्स होता है बैटरी के अंदर। अब होगा क्या, अब मैंने ये एक टॉपिक था, वैसे ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, शायद आप केमिस्ट्री के अंदर आता होगा या फिर आएगा, पता नहीं अब आएगा कि नहीं, सॉरी चल गया कि नहीं वो पता नहीं, लेकिन यदि चला होगा तो आपको पता है, केमिस्ट्री की बात हम थोड़ी कर लेते हैं। ओके, मैंने HC वर्मा में देखा था एक्सप्लेनेशन, तो उसमें भी कुछ मिला नहीं, टेक्स्ट बुक में भी कुछ मिला नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, बाद में मैंने भी ऐसे बोल देता हूँ आपको, तो आप केमिस्ट्री वाले फैकल्टी से सीख लेना बाद में। पूरा का पूरा केमिकल चेंजेस की वजह से ये ऐसा कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है देखो, तो यहाँ आपको पता है कि ये एनोड है, अभी हम ये भूल जाते हैं, तो यहाँ बैटरी नहीं लगाते क्योंकि वो खुद बैटरी है, तो हम लगाएंगे रेजिस्टेंस। अब ये एनोड है, ये कैथोड है, ध्यान रखना, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अंदर केमिकल्स होता है,
आपने सेल देखा होगा, सेल देखा है किसी ने? ऐसा वैसे सभी ने देखा होगा। उसके अंदर 5 वोल्टेज ऐसा कुछ लिखा होता है, 1.2 वोल्टेज ऐसा कुछ। ओके, तो अब समझ लो ये सेल है। थोड़ा मैकेनिज्म अलग है, फिगर मैंने अलग टाइप की बनाई है समझाने के लिए, लेकिन अदरवाइज आप समझ लो माइंड के अंदर वो बाजू वाला जो सेल है उसकी ही बात कर रहा हूं मैं। अब समझ लो कि यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन से सारे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाते हैं और सारे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ होते हैं। ध्यान रखो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये पॉजिटिव, ये टर्मिनल तो पॉजिटिव ही है, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ है और सारे प्रोटॉन, या ऐसे बोल सकते हैं यहाँ कुछ है ही नहीं, ऐसा भी समझ सकते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ, सारे पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज यहाँ, पॉजिटिव चार्ज यहाँ है। ये आपने दुकान वाले ने बैटरी दी तब ऐसा कुछ होता है। अब होगा क्या, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो दोनों के बीच में क्या जनरेट होगा? पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, जिसकी वजह से करंट का फ्लो स्टार्ट होगा। कहां से? यहां से। समझ लो करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम समझ ले कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से ऐसे जाएंगे, तो करंट तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, पता है ना, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन एंड करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। क्लियर है सभी को? यस सर। तो Yes, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? ऐसे मूव हो रहा है, ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। अब प्रॉब्लम होगा क्या? अब समझ लो, बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या होता है? नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन होना चाहिए, रिपल्सन होना चाहिए कि नहीं? लेकिन yes, sir. लेकिन होगा ऐसा कि ये इलेक्ट्रॉन एक्चुअली यहाँ जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? टेक्स्ट बुक में आरडी सर, सॉरी एचसी वर्मा में मैंने काफी सारे टॉपिक देखा, ट्राई किया, तो वो केमिस्ट्री का ही कंसेप्ट क्लियर है कि आपको कुछ लिखना नहीं, यहाँ फिजिक्स खत्म हो जाए, क्योंकि यहाँ केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाए, तो वो मेरा टॉपिक नहीं है। एज ए फिजिक्स में आपको टॉपिक में लिखना होगा ड्यू टू बैटरी मैकेनिज्म, खाली ये वर्ड लगा दिया है इसने, ड्यू टू बैटरी के मैकेनिज्म्स में ही कुछ ऐसा होता है। मैं उसको थोड़ा ट्राई कर रहा हूँ डिटेल्स में समझाने के लिए ऐसा क्यों हो रहा है। अब समझ लो, ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है वो उसको एनर्जी दे रहा है। क्या दे रहा है उसको? एनर्जी। और वो एनर्जी और एक टाइप का फोर्स दे रहा है, ऐसा समझ लो। और ये जो फोर्स है, वो फोर्स, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन हो रहा है, उससे ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन यहां जा रहा है। समझ में आ रहा है? एक्चुअली इलेक्ट्रिक फोर्स, यदि इलेक्ट्रिक फोर्स की हम बात करें तो रिपल्सन होगा तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन ये बैटरी के अंदर जो केमिकल्स होता है, जिसकी वजह से केमिकल फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स? केमिकल फोर्स। वो फोर्स ये इलेक्ट्रिक फोर्स से काफी गुना ज्यादा होगा, जिसकी वजह से ये केमिकल फोर्स की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? यहाँ मूवमेंट होते हैं। क्योंकि यहाँ यदि मूवमेंट नहीं होगा तो सर्किट ओपन रहेगी, और ओपन रहेगी तो करंट पास होगा नहीं। तो करंट पास करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, यहाँ से ऐसे जा रहा था, अब यहाँ स्टॉप हो जाएगा तो क्लोज सर्किट तो रही नहीं, तो करंट नहीं मिलेगा आपको। तो करंट मिलने के लिए, करंट क्रिएट करने के लिए यहाँ से कंपल्सरी इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचना जरूरी था, और वो पहुंचा रहा है केमिकल फोर्स, जिसको हम नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं। जिसको हम क्या बोलते हैं? नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स, FN। क्लियर? क्लियर है कि नहीं? Yes, हेलो? sir. अरे यार Yes, बोलते sir. रहो, बाकी सारे स्टूडेंट तो मुझे पता Yes, sir. चलेगा आगे बढ़ने के लिए। Yes, sir. ओके, Yes, sir. गुड। Yes, sir. तो क्या हो रहा था समझ लो, वापिस में फटाफट ओवरऑल घुमा देता हूँ सेल के बारे में। तो सेल में हो रहा ऐसा था कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव हो रहे थे, यहाँ पहुंचे, स्टॉप हो गए। अब इलेक्ट्रॉन को यहाँ पहुंचने के लिए एक फोर्स चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फोर्स
ये रिपल्सन हो रहा था जिसकी वजह से वो यहाँ पहुंच पाएगा नहीं, वो यहाँ जा सकता नहीं है। अब उसको एनर्जी दी किसने? केमिकल्स ने, जिसको हम नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स भी बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ पहुंचा पाएगा। अब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन हुए, इकट्ठा हुए, तो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, इलेक्ट्रॉन घुमा, वापस गया, यहाँ पहुंचा, अंदर आया, यहाँ पहुंचा, वापस। अब हो क्या रहा है देखो, मैं आपको एकदम डिटेल में समझा रहा हूँ कि होगा क्या एक्चुअल में। ऐसे समझ लो कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है, कोई एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेते, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी, इतना घुमा, यहाँ एनर्जी वेस्ट कर दी, सभी रेजिस्टेंस था और यहाँ पहुंच पाया। अब एनर्जी उसके पास है नहीं। अब वो जैसे अंदर जाएगा, वो केमिकल के पास से एनर्जी लेगा, वो एनर्जी यहाँ पहुंचाएगा और वो एनर्जी की वजह से वो यहाँ से मूव होते होते यहाँ पहुंचा। जैसे यहाँ से पास होगा, रेजिस्टेंस में से एनर्जी खत्म हो जाएगी, यहाँ पहुंचा, वापिस अंदर आएगा और एनर्जी मिलेगी उसको, केमिकल एनर्जी। यहाँ केमिकल एनर्जी की वजह से यहाँ पहुंचा, मूवमेंट हुआ और ऐसे कंटिन्यूअस क्लोज पाथ में इलेक्ट्रॉन मूवमेंट रहता होता है। और यहाँ जो भी हमने बल्ब लगाया हो, रेजिस्टेंस लगाया, कोई भी डिवाइस लगाया, वो चल सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। रिज्वाइन कर लो, चलो रीएमएफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईएमएफ। सेल के बारे में हमने क्लियर कर लिया, अब ईएमएफ के बारे में पता है किसी को? ईएमएफ क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। मोटिव फोर्स। कितने स्टूडेंट्स के स्कूल में चल गया है ये? देवेश में चल गया है ये टॉपिक? नो सर। नो सर। स्कूल में कितना सिलेबस चला है अभी तक? सेकंड चैप्टर चल रहा है अभी, सेकंड चैप्टर चल रहा है सभी स्कूल में। कोई आगे है हमारे से? ऐसा कुछ नहीं है ना पीछे रहे, क्योंकि हम काफी बार थर्ड चैप्टर में ज्यादा टाइम ले लिया है हमने, इसलिए आराम से चला रहे हैं ना, इसलिए। चलो, सो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वैसे तो नाम से आपको ऐसा लगेगा कि फोर्स होगा, लेकिन ये एक्चुअली फोर्स नहीं है, हिस्टोरिकल नेम है उसका ईएमएफ। काफी सारे टाइम पहले भी ईएमएफ वर्ड यूज करते थे, इसलिए उसका कंटिन्यू सेम नाम लिया। एक्चुअली है ये एक वोल्टेज। क्या है ईएमएफ? आपने बैटरी ली होगी, जैसे मैंने आपको बताया था कि बैटरी के अंदर एक मिनट, आपने रीड किया होगा कि ऐसा कुछ 5 वोल्टेज 10, अरे एक साथ आप एंट्री कर लो ना, क्यों वापिस घुमा रहे हो? चलो, 5 वोल्ट 1.2 वोल्ट ऐसा कुछ लिखा होगा, लिखा होता है कि नहीं? ऐसा हो तो yes, अभी आप समझ लो कि ऐसा मैं भूल गया, अदरवाइज मैं फोटो लिख अंदर ऐड कर देता, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। तो जनरली क्या होता है कि बैटरी के अंदर ऐसा कुछ लिखा होता है कि भाई इतना वोल्टेज, भाई 3 वोल्टेज या 2 वोल्टेज या 12 वोल्टेज, लेकिन हम एक्चुअल में उसको यूज करते हैं तब इतना मिलता नहीं है हमें, ध्यान रखो। तो ऐसा तो क्या है, ईएमएफ क्या है, तो वो मैं आपको पहले थियरिकल हिसाब से समझा दूं। तो ईएमएफ की डेफिनेशन मैं पहले लिखता हूं कि ईएमएफ की डेफिनेशन, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंट। कि अभी देखो, हमने आगे मैंने आपको समझाया था, ये बैटरी नहीं ड्रॉ कर लेता हूं, चलो ओके। समझ लो कि बैटरी है, उसके 2 टर्मिनल्स थे, ओके। वापिस में ड्रॉ कर लेता हूं, ये 2 टर्मिनल्स है, अब जब करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यानी कि बैटरी क्लोज पाथ के अंदर नहीं है, जब बैटरी क्लोज पाथ के अंदर नहीं है और करंट फ्लो नहीं हो रहा है, और तब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल्स होता है। ये टर्मिनल है पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, और उसके बीच का जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल का, उसको हम बोलेंगे ईएमएफ। तो वैसे डेफिनेशन हम लिखता हूं, बाद में आपको डिटेल में समझाता हूं कि इट इज a potential difference, it is a potential difference between, it is potential difference between 2 terminal, it is potential difference between the 2 terminal of the cell when, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, when no current pass in the circuit,
मीन्स व्हाट कि आपने लाया सेल, अब सेल अभी जब तक वो मोबाइल्स में या फिर कहीं, सॉरी मोबाइल्स में नहीं, क्या रिमोट के अंदर या कहीं भी आप लगा देते नहीं है, तब उसका जो वोल्टेज होता है उसको हम बोलेंगे ईएमएफ। यानी कि जो प्रिंटेड लिखा है, समझ लो 12 वोल्ट लिखा है प्रिंटिंग में, तो वो 12 वोल्ट क्या है, ईएमएफ है, वोल्टेज नहीं है, ध्यान रखो। वो 12 वोल्ट ईएमएफ है, वोल्टेज नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब समझ लो कि आपने एक बैटरी लगाई सर्किट के अंदर, ये सेल था, आपने ऐसा सोचा कि ये 12 वोल्ट था, इंटरनल रेजिस्टेंस हमने ले लेते हैं हम 4 ohms, 12 वोल्ट था ऐसा आपने समझ लिया, और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 4 ohms, तो करंट कितना पास होगा, कौन बोल सकता है? चलो जल्दी। करंट कितना पास होगा? मैंने यहाँ गैल्वेनोमीटर लगाया, तो करंट कितना एक्चुअली पास होना चाहिए? 3 एम्पियर होना चाहिए। लेकिन हुआ ऐसा कि करंट मिला 2 एम्पियर, एग्जांपल फॉर, हम रैंडमली वैल्यू ले लेते हैं, तो बाकी का एक 1 एम्पियर करंट गया कहाँ? या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं हमने, ये 3 एम्पियर, यदि यहाँ 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है, तो इसका जो वोल्टेज है एक्चुअली कितना होगा? बोलो, वोल्टेज कितना होगा? जब 2 एम्पियर करंट सर्किट में से पास हो रहा है, 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है 4 ohms रेजिस्टेंस में, तो हम समझ लो कि उसके पैरेलल में कोई वोल्ट मीटर लगा देते, तो कितना रीडिंग मिलेगा मुझे? 8 वोल्ट दिया था। कितना? बैटरी के ऊपर तो 12 वोल्ट लिखे थे, एक्चुअली बैटरी के ऊपर प्रिंटिंग में लिखा था 12 वोल्ट, ये बैटरी 12 वोल्ट की है। लेकिन जब आपने रेजिस्टेंस या कोई ये एलईडी बल्ब समझ लेते, रेजिस्टेंस भूल जाओ, ये एलईडी बल्ब है, और एलईडी बल्ब लगाया जब आपने, अब तब जब चेक किया तो करंट 2 एम्पियर ही मिला, और एलईडी बल्ब का रेजिस्टेंस 4 ohms हो, तो उसी हिसाब से वोल्टेज आपको खाली मिला कितना? 8 वोल्ट। तो बाकी का वोल्टेज गया कहाँ? ये जो 12 वोल्ट बैटरी थी, अब एक्चुअली मुझे आउटपुट में खाली 8 वोल्ट ही दे रही है, तो कहीं ना कहीं सर्किट के अंदर सीरीज में कोई दूसरा रेजिस्टेंस है जो ये 4 वोल्ट का जो डिफरेंट है वो खा जाता है, और वो खा जा रहा है कहाँ? यहाँ। क्योंकि यहां से यहां समझ लो, यहां से यहां तो आपको 8 वोल्ट मिल गया, ये दोनों के बीच में जब करंट पास नहीं हो रहा तो 12 वोल्ट था, लेकिन जब करंट पास होगा, जब इसमें से पास होगा इलेक्ट्रॉन, तो बीच में से एक रेजिस्टेंस जनरेट होगा, जिसको हम बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे उसको हम? इंटरनल रेजिस्टेंस। वो क्या है? तो बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस है। ऐसा नहीं कि बैटरी ने आपको 12 वोल्ट लिखा है तो 12 वोल्ट पूरा मिलेगी, क्योंकि बैटरी में, ये बैटरी है, ये पूरा टर्मिनल समझ लो, एग्जांपल फॉर ये बैटरी है, एक मिनट, ये बैटरी है, और उसमें ये 2 टर्मिनल्स है। जब इलेक्ट्रॉन ये टर्मिनल में से ये टर्मिनल में पहुंचेगा बैटरी के अंदर, तब उसको यहां से पास होना पड़ेगा, जो हम प्रैक्टिकली ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ ये 2 टर्मिनल से पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल। अब इलेक्ट्रॉन, जब ये पूरी बैटरी ही है, तो बैटरी के अंदर जब केमिकल्स में से पास हो रहा होता है, तो केमिकल्स खुद उसको एक एनर्जी वेस्ट कर रहा होता है। केमिकल्स जो है वो एनर्जी वेस्ट कर रहा है, किसकी? सेल की। ओके, ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ चार्ज एक्चुअली क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में करंट का फ्लो हो रहा होता है, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड बाय केमिकल्स, उसको हम बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हम यदि लिखे, इंटरनल रेजिस्टेंस की डेफिनेशन यदि मैं लिखूं तो ऐसा कुछ होगी, एक मिनट यार, ये कौन ऐसे कर रहा है, आजा आजा रहा कर रहा है यार। तो इंटरनल रेजिस्टेंस की मैं डेफिनेशन में आपको लिखूं कि ऐसे लिख सकता हूं,
कि ड्यूरिंग, अब लिख नहीं रहा हूं, आप ओरली देख लो, ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, ये जब नेगेटिव टर्मिनल से, समझ लो ये चार्ज है, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो जब नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल तब जो करंट फ्लो हो रहा था, चार्ज फ्लो हो रहा था, ओके, तब बैटरी का अंदर का मटेरियल, केमिकल मटेरियल उसको अपोज कर रहा है, और वो अपोज जो रेजिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। बोलो कोई डाउट है इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर? इंटरनल रेजिस्टेंस में कोई डाउट है? वो बैटरी का खुद का रेजिस्टेंस जिसको हम बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. पक्का ना? ईएमएफ क्लियर है? ईएमएफ कि जब करंट पास Yes, हो ही sir. नहीं रहा, यहाँ मैंने कुछ लगाया नहीं है, खाली बैटरी ओपन है, ओके, मैंने कहीं कुछ सेल बेल किसी जगह लगाया नहीं है, तब जो उसका वोल्टेज होता है ये दोनों टर्मिनल के बीच में, इसका और इसका, क्योंकि तब यहाँ क्या है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो ये रेजिस्टेंस होगा नहीं, तब जो वोल्टेज होता है उसको हम बोलेंगे ईएमएफ। और यदि हम कहीं कुछ लगा देते और क्लोज सर्किट हो जाएगी तब करंट फ्लो होगा, और जिसकी वजह से करंट में कम आ जाए, यानी कि वोल्टेज कम हो जाता है, ओके, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस। अब एक नया टॉपिक करेंगे, टर्मिनल वोल्टेज। ये सारे टॉपिक एक साथ में समझा दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, अभी खाली डिटेल्स में समझा रहा हूं, जब एक ही साथ सभी को कंपेयर करोगे तब एकदम क्लियर हो जाएगा टॉपिक। टर्मिनल वोल्टेज यानी कि क्या, ये डेफिनेशन थी ईएमएफ की डेफिनेशन। क्या है ईएमएफ की डेफिनेशन? कौन बोल पाएगा? चलो, मैंने वैसे स्क्रीन के ऊपर लिखा है, चलो कोई बोलो, चलो ईएमएफ की डेफिनेशन बोलो। The potential difference between the two terminals when no current is passed. ओके, व्हेन नो करंट इज पास, जब करंट पास नहीं हो रहा था तब ये टर्मिनल के बीच का वोल्टेज इसको हम बोलेंगे ईएमएफ। अब जब हम ऐसे लिखेंगे, इट इज टर्मिनल वोल्टेज की डेफिनेशन लिखनी है, तब ऐसा लिखना है व्हेन करंट पास, जब करंट पास हो रहा था, जब करंट पास हो रहा था तब जो टर्मिनल के बीच का वोल्टेज होते हैं उसको हम बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर? इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल व्हेन करंट पास, जब करंट पास हो रहा है तब जो डिफरेंट है उसको हम बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। मैं आपको एकदम इजीली समझा देता हूं, चलो एक सर्किट ड्रॉ करके डेरिवेशन भी एक साथ आ जाएगा इसके अंदर। समझ लो ये बैटरी है और बैटरी का ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये पूरी बैटरी हुई, सॉरी, ओके। अब बैटरी के साथ कोई बल्ब या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ध्यान रखना डेरिवेशन आईएमपी है, ओके। पूरे लेक्चर्स के अंदर सबसे अहम टॉपिक डेरिवेशन ये है आज के लेक्चर्स में। ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, उसको थोड़ा हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे, तो ऐसा लिख सकते हैं, ये बैटरी, ये रेजिस्टेंस, यहाँ वोल्टेज है VA और यहाँ वोल्टेज है VB। ध्यान रखो ये वोल्टेज VA और VB पूरे सर्किट के बाहर का, यानी कि बैटरी के बाहर का है, बैटरी के अंदर का नहीं है। अब इसको हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं, बैटरी का खुद का पोटेंशियल, और ये है इंटरनल रेजिस्टेंस। याद रखो ये है इंटरनल रेजिस्टेंस और ये है ईएमएफ, और ये है VA एंड ये है VB। सर्किट ये क्लियर है? तो बाद में डेरिवेशन समझाऊं। अब मैं यहाँ से यहाँ Yes, जाऊंगा, sir. यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, चलो। VB पोटेंशियल डिफरेंट है मेरे पास अभी। अब मैं जैसे समझ लो कि करंट I पास हो रहा है सर्किट में से, कितना I, तो R इंटरनल रेजिस्टेंस में पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा कि ज्यादा होगा? इंटरनल रेजिस्टेंस पोटेंशियल को क्या कर रहा है, कम कर रहा है कि ज्यादा कर रहा है? इंटरनल रेजिस्टेंस एनर्जी वेस्ट कर रहा है ना, कम कर रहा था वोल्टेज, तो यहाँ वोल्टेज कम होगा, यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप होगा। करंट I है
रेजिस्टेंस आर है तो बोलो पोटेंशियल कितना होगा, यहाँ कम हो रहा है इसलिए माइनस, पोटेंशियल कितना होगा इसका इंटरनल रेजिस्टेंस का, माइनस। माइनस तो है ही, लेकिन कितना होगा, V करंट I है, रेजिस्टेंस R है, तो V इज इक्वल टू फॉर्मूला IR है कि नहीं? यस सर। तो इतना रेजिस्टेंस है माइनस IR। अब हम यहाँ आएंगे, यहाँ से यहाँ, अब नेगेटिव से पॉजिटिव यानी कि वोल्टेज हाई, ये बैटरी है, तो बैटरी क्या करेगा, वोल्टेज को बढ़ाएगा कि नहीं, वोल्टेज को ज्यादा करेगा, यानी कि बैटरी क्या कर रहा है, प्लस कर रहा है वोल्टेज में, और इसका वोल्टेज कितना है, E, इसका वोल्टेज कितना है, E यानी कि EMF बोलते हैं उसको, E इज इक्वल्स टू यहाँ पोटेंशियल VA है, ये जर्नी थी VB से VA तक की, रेजिस्टेंस था जो कम कर रहा था तो माइनस किया, EMF जो प्लस कर रहा है तो प्लस E लिखा। अब VB को मैं यहाँ ले जाऊं तो यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ EMF माइनस IR इज इक्वल्स टू VA माइनस VB। यदि लिख सकता हूँ तो आप बोलो। Yes, sir. तो VA माइनस VB is nothing but the potential external terminal voltage between this resistance, ऐसे लिख सकता हूँ। VA माइनस VB की जगह V लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। Yes. E माइनस IR इज इक्वल्स टू V, और ये जो V है उसको हम बोलेंगे टर्मिनल वोल्टेज। क्लियर? टर्मिनल वोल्टेज की डेफिनेशन, यस सर। ओके, V इज इक्वल्स टू टर्मिनल वोल्टेज मीन्स व्हाट, हुआ कैसा समझ लो, मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। हुआ कैसा कि ये है सेल बैटरी, अब यहां ध्यान देना, क्लियर समझ में आ जाएगा। ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बैटरी, इंटरनल रेजिस्टेंस EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस R। सॉरी, ये बड़ा ले लेते, ओके, ये छोटा ले लेते। करंट पास हो रहा है I, ध्यान रखना क्या है, और ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। जैसे मैंने आपको बताया था कि बैटरी तो हमने 12 वोल्ट की ली, बैटरी तो हमने कितनी ली, 12 वोल्ट की, लेकिन मिला कितना, 8 वोल्ट। 12 वोल्ट लिया था बैटरी का तो, लेकिन जब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में मैंने मेजर किया बाहर वोल्ट मीटर रख के, तो यहाँ मुझे मिला 8 वोल्ट, तो बाकी का वोल्टेज गया कहाँ, तो इसको हम बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। क्या बोलेंगे, जनरली ऐसा सिंबल होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसे बॉक्स बना देते हैं जब, तब उसको हम बोलेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। फिजिक्स में कहीं भी ऐसा कोई सिंबल हो रेजिस्टेंस के ऊपर ऐसा बॉक्स, तो उसको हम समझ लेना है कि वो इंटरनल रेजिस्टेंस है बैटरी का। अब वो समझ लो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, ओके, तो वो ले लेते हम 2 वोल्ट, वो ले लेते हम, सॉरी 2 ओम। करंट पास हो रहा है, एक्चुअली करंट एक्चुअली पास होना चाहिए, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू यदि मैं, ये जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू में समझ लो कि 4 ओम ले लेते हो, तो करंट कितना पास होना चाहिए, करंट कितना पास होना चाहिए, 3 एम्पियर पास होना चाहिए। अभी लास्ट टाइम हमने समझाया था, लेकिन पास कितना हो रहा है एक्चुअल में, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर। अब ये 2 एम्पियर 4 ओम में से पास होगा तो 8 वोल्ट यूज हो गया बैटरी में से, 12 दी थी बैटरी ने। समझने का ट्राई करो, कॉन्सेप्ट जबरदस्त है, लेकिन समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, ओके। एकदम हाई लेवल इंटरेस्टिंग लेवल से मैं समझा रहा हूं कि 12 वोल्ट बैटरी ने दी, 12 वोल्ट में ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था उसने 8 वोल्ट यूज किया। कैसे 8 वोल्ट है वो तो पता है ना, V इज इक्वल टू IR, V इज इक्वल टू IR, करंट 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस 4, तो 8 वोल्ट, तो यहाँ 8 वोल्ट यूज हो गया। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी का समझ लो 2 ओम है, तो वोल्टेज कितना यूज होगा यहाँ, कौन बोल सकता है, वोल्टेज कितना होगा बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस का? 4। वेरी गुड, 4। ओके, बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस जिसको हम IR बोल सकते हैं, सॉरी स्मॉल r, IR, ओके। तो I की वैल्यू थी
2 एम्पियर और रेजिस्टेंस था भी 2, तो 4 बैटरी का इंटरनल वोल्टेज कितना मिला 4 वोल्ट। अब काउंट करो, हो गया, देखो 12 वोल्ट दिया था बैटरी ने, जब करंट पास हुआ तो 8 वोल्ट ये रेजिस्टेंस के अंदर हुआ, सॉरी 8 वोल्ट, और 4 वोल्ट एक्चुअली वेस्ट हुआ इंटरनल रेजिस्टेंस में। कैलकुलेशंस क्लियर हो गई? यस सर। कैलकुलेशन क्लियर होगी। 12 वोल्ट दी थी, उसमें 8 वोल्ट बैटरी का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, बैटरी का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था, और 4 वोल्ट बैटरी का इंटरनल वोल्टेज था। 8 है वो वोल्टेज हुआ टर्मिनल वोल्टेज, यहाँ V, 12 जिसको हम EMF बोलते हैं, 8 वोल्ट यानी कि V टर्मिनल वोल्टेज जिसको हम बोलते हैं, प्लस 4 यानी कि ऐसे लिख सकता हूं I इंटू R। यस सर। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको थियोरिकली डिराइव किया था वो ऐसा कुछ मिल रहा है। देखो EMF माइनस IR इज इक्वल टू V, EMF इज इक्वल टू, या EMF को मेन बना लो तो V इज प्लस IR, हो गया कि नहीं? देखो वही फॉर्मूला जो हम डेरिवेशन से लाए वो मैंने प्रैक्टिकली कैसे आया वो समझा रहा हूं, वैल्यू बेस से। क्लियर? क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, अब ये फॉर्मूला से एक नया फॉर्मूला डिराइव करेंगे। E V इज इक्वल टू IR लिख सकता हूं मैं? यदि लिख सकता हूं तो आप बोल दो। यस। V इज इक्वल टू IR। अब दोनों में से I कॉमन आ जाएगा, ये स्मॉल r है, सॉरी, क्योंकि सीरीज में तो करंट तो सेम ही पास होगा। सो I को मैं मेन बना लूं तो EMF का फॉर्मूला कुछ इस हिसाब से मिलेगा। बोलो ये डेरिवेशन इजी है? यस सर। ओके, तो ये ये जो करंट पास हो रहा है सर्किट में, अभी तक हम ये फॉर्मूला को ऐसे लिखते थे V बाय R, सही है कि नहीं? अभी तक हम इस फॉर्मूला को ऐसे लिखते थे, क्यों? क्योंकि तब हम बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है वो हमें पता ही नहीं था। बैटरी जो गर्म होती है, जो बैटरी हम ऐसा मान लेते कि बैटरी के अंदर 12 वोल्ट लिखा है तो मेरे जो डिवाइस में लगा होगा एलईडी या फिर कोई भी चीज उसमें भी 12 वोल्ट मिलेगा, तो वो सही नहीं है, उसमें कम मिलेगा। तो जनरली हम ये बाहर की कैलकुलेशन लेते हैं, जब हम एग्जैक्ट वैल्यू लेना है तब ये फॉर्मूला डालना होगा आपको। ये करंट का फॉर्मूला मिला, जब बैटरी का खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी प्रेजेंस होता है तब करंट का ये नया फॉर्मूला। अब फिजिक्स में अभी से नेक्स्ट लेक्चर जितने भी आएंगे 12th स्टैंडर्ड में, उसके अंदर आपको ये फॉर्मूला डालना है, ये नहीं, ध्यान रखना। ओके, क्लियर है सभी को? यस सर। ओके, अब थोड़ा एक्स्ट्रा JEE का एक क्वेश्चन है वो समझा देता हूं। हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, EMF इज इक्वल्स टू V प्लस IR। तो टर्मिनल वोल्टेज को मैं मेन बना लूं तो E माइनस IR, ये फॉर्मूला हुआ कि नहीं? कोई नया नहीं फॉर्मूला, ऊपर वाला ही फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब सेल के साथ कोई एक्सटर्नल बैटरी या कोई भी चीज लगाई होती है, यानी कि सेल जो होता है वो डिस्चार्ज होता रहता है। जब सेल डिस्चार्जिंग होता है तब ये फॉर्मूला मिलेगा। एक्स्ट्रा एक JEE में क्वेश्चंस आता है, स्पेशल नीट के अंदर भी आता है और गुजकेट के अंदर भी, तीनों टिप कॉन्सेप्ट के अंदर है कि जब चार्जिंग हो रहा है सेल का, जब बैटरी का चार्जिंग हो रहा है तब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, तब ये फॉर्मूला यूज करना। ओके, मेरे पास अभी टाइम नहीं, अदरवाइज ये भी समझा देता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इतना समझ लो कि तब हम बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज को अप्लाई करेंगे और इसको चार्ज करेंगे। ओके, याद रख लेना, मैंने जैसे टेक्स्ट बुक में वो पैम्पलेट्स के अंदर लिख दिया है, ये चार्जिंग के हिसाब से फॉर्मूला होगा। जब बैटरी चार्ज होती है तब ये फॉर्मूला यूज करना है, और डिस्चार्ज होती है तब ये फॉर्मूला यूज करना है। बोलो कोई डाउट किसी को? नो सर। एक एक्स्ट्रा No, भी एक लास्ट टॉपिक है कि इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस है वो किसके किसके ऊपर डिपेंडेड है? इंटरनल रेजिस्टेंस वो कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड है? ये भी JEE में MCQ में पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट फैक्टर कौन 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 बोल सकता है? चलो, तो है किसी के पास एनी आइडिया? फर्स्ट एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड यानी कि पता है ना वो प्लेट्स, एनोड और कैथोड, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। अब बोलो एरिया ज्यादा होगा
तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा? गिव मी आंसर फास्टली, जल्दी करो, मुझे एक जगह खाने जाना है यार। ज्यादा। एरिया ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब रेजिस्टेंस का तो फॉर्मूला ऐसा होता था। अब बोलो चलो आंसर। एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। सिंपल चीज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है यार। अब एक डिपेंड कर रहा है डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, यानी कि जो इलेक्ट्रोड्स थे ना बैटरी के अंदर, ये दो, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है ना, उसके ऊपर समझ लो डिस्टेंस ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा? बोलो। ज्यादा। सिंपल चीज है, ज्यादा होगा, क्योंकि उसको यहां से ये टर्मिनल में पास होना है। जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस कहां से मिल रहा था, लिक्विड में से। ओके, तो ज्यादा पास होना पड़ेगा डिस्टेंस, तो ज्यादा होगा। थर्ड फैक्टर है, एक तो एरिया ऑफ प्लेट, एक डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, थर्ड है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से समझ लो। चलो, तो कॉन्सेंट्रेशन यदि ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कौन बोल सकता है? बोलो। कम होगा। नहीं, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन को एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे जाने के लिए, देखो जितना कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा यानी कि कम, ज्यादा उसको रेजिस्टेंस मिलेगा, उसको ज्यादा कोलिजन्स होगा, यानी कि ये प्लेट से ये प्लेट तक उसको जाना है, समझ लो। तो यहाँ ज्यादा टकरामन होगी तो रेजिस्टेंस उसका क्या होगा, ज्यादा होगा। ऐसे हवा में मत बोलो, थोड़ा सोच के बोल लो। ओके चलो, फोर्थ नंबर का है टेम्परेचर। चलो, ये तो पता ही होना चाहिए, टेम्परेचर यदि ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा? अरे बाकी सारे स्टूडेंट्स बोलो जल्दी, चलो। टेम्परेचर यदि ज्यादा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा कि कम होगा? टेम्परेचर ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम होगा। वैसे यार थोड़ा तो ऐसे हवा में तो बोल, थोड़ा तो लॉजिक लगाओ कि जैसे रेजिस्टेंस ज्यादा है तो इजीली वो पास हो पाएगा, फटाफट पास हो जाएगा। ओके, जिसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। बोलो क्लियर? 3-4 फैक्टर के ऊपर डिपेंड है ये। इंटरनल रेजिस्टेंस, एक तो एरिया ऑफ प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स, concentration of the solutions and temperature. ओके, चलो आज के लेक्चर में कोई डाउट डिफिकल्टी किसी को? नो सर। नो। पक्का? यस सर। ओके चलो बाय। तो बच्चों कैसा लगा लेक्चर्स? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए आपके कमेंट्स कि कैसा लगा आपका ये वीडियो लेक्चर्स। प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे विजन ई लर्निंग चैनल को, जिसके लिए आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंपॉर्टेंट एंड आईएमपी क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स मिलते रहेंगे, उसकी नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। यदि आपको कोई भी डाउट डिफिकल्टी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। मेरा नंबर है 9157146074। विजन कोचिंग इंस्टीट्यूट निकोल अहमदाबाद की ओर से मैं निकुंज सर आपको शुक्रिया अदा करता हूं फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स अ लॉट। बी टेक केयर एंड be safe. Okay, bye. Take care.